नमस्कार। भारतीय बिजनेस और बाजार में आजकल काफी कुछ चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, हर तरफ से खबरें आ रही हैं। तो हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से कई अपडेट्स हैं, कंपनियों के नतीजे हैं, नई घोषणाएं हैं, बाजार के रुझान भी। हम्म। तो चलिए देखते हैं कि इन खबरों के पीछे क्या कहानी है और भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब किस दिशा में जा रही है। हाँ, कोशिश करते हैं समझने की। शुरुआत करते हैं आईटी सेक्टर से। हाँ। टीसीएस के तिमाही नतीजे आने वाले हैं हाँ, इंतजार है सबको। और उससे पहले ही आईटी शेयरों में एक तेजी सी दिख रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले हफ्ते 3.5% ऊपर गया। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक और बात है, टीसीएस ने अपनी Q2 प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। वजह बताई जा रही है रतन टाटा की बरसी। अच्छा। और एनालिस्ट्स को लग रहा है कि वो जो H1B वीजा फीस बढ़ी है और निवेश लागत, उसका असर नतीजों पर पड़ सकता है। बिल्कुल। और इसी माहौल में देखिए, इन्फोसिस को डीजीजीआई से एक नोटिस मिला है। अच्छा, किस बारे में? 415 करोड़ का कारण बताओ नोटिस है। ये मामला वो अयोग्य आईटीसी रिफंड से जुड़ा है। ओहो। तो ये दिखाता है कि बड़ी आईटी कंपनियां सिर्फ लागत या वीजा नियमों से ही नहीं जूझ रहीं, रेगुलेटरी जांच जैसी चुनौतियां भी हैं उनके सामने। सही कहा। और ये H1B वीजा बढ़ोतरी का असर, जैसा आपने कहा, सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही नहीं बल्कि शायद अमेरिकी टेक कंपनियों पर भी पड़ेगा। अच्छा, अब कंज्यूमर सेक्टर को देखें। यहाँ तस्वीर थोड़ी मतलब मिली जुली सी लग रही है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ तो त्योहारी मांग है, शादियों का सीजन है, तो टाइटन और शांति गोल्ड जैसी ज्वेलरी कंपनियों ने तो सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद Q2 में बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। हाँ, ये तो अच्छी खबर है उनके लिए। टाइटन में तो कहा है कि 20% ग्रोथ हुई और 55 नए स्टोर भी खोले हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिटेल सेक्टर को देखें तो वहां मांग उतनी मजबूत नहीं लग रही। अच्छा। हाँ, नुआमा की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि जीएसटी दरों में जो कटौती हुई उससे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरी में तो कुछ जान आई है, पर लोग मतलब गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने में अब भी थोड़ा हिचक रहे हैं। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी भी नरम है। हाँ, वही। और डाबर और गोदरेज कंज्यूमर जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने भी ये माना है कि जीएसटी कटौती की वजह से उनकी Q2 बिक्री में थोड़ी अस्थायी नरमी आई है। ये एडजस्टमेंट का दौर लगता है। शायद ये दिखाता है कि ग्राहक जरूरी चीजों पर खर्च शायद एकदम से नहीं बढ़ाते दाम कम होने पर भी, लेकिन गैर जरूरी चीजों पर छूट का असर शायद ज्यादा तेजी से दिखता है। दिलचस्प है। अब ऑटो सेक्टर। वहां भी काफी हलचल है। हाँ, टाटा मोटर्स के शेयर गिरे। वजह? जेएलआर की Q2 थोक बिक्री 24% कम हुई। वो साइबर हमला और अमेरिकन टैरिफ का असर बताया गया है। हाँ, हालांकि अब कह रहे हैं कि जेएलआर का प्रोडक्शन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है। पर भारत में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ ईवी बिक्री डबल हो गई है। हाँ, और उसमें टाटा मोटर्स सबसे आगे है। बिल्कुल। और मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भी अपनी अब तक की सबसे अच्छी तिमाही बिक्री दर्ज की है। हाँ, प्रीमियम सेगमेंट में अच्छी मांग दिख रही है। और इसी सेक्टर में कुछ और कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे अशोक लेलैंड, वो नवंबर तक लखनऊ प्लांट से अपनी पहली ईवी बस लाने की तैयारी में है। अच्छा, ईवी बसेस। हाँ। और फोर्स मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में पहली बार 3 साल की मुफ्त रोड साइड असिस्टेंट शुरू की है। ये तो काफी अनोखा है सीवी सेगमेंट के लिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कंपनियों सप्लाई चेन की दिक्कतों और पुरानी चुनौतियों के बीच ईवी जैसे नए मौके को भुनाने की कोशिश में लगी हैं। सही है। कुछ और जरूरी कॉर्पोरेट खबरें भी हैं, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस। हाँ, उनके बोर्ड ने एनसीडीज के जरिए 3000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी है। और गिफ्ट सिटी में एक नया फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम मतलब FCSS लॉन्च हुआ है। हाँ, ये FCSS काफी अहम हो सकता है। कैसे? देखिए, ये विदेशी मुद्रा लेन देन को लगभग रियल टाइम में निपटा देगा। अभी पारंपरिक तरीकों में 36 से 48 घंटे लगते हैं। ओहो, तो काफी तेज हो जाएगा। हाँ, बहुत तेज। इससे भारत में काम कर रही कंपनियों के लिए विदेश से पैसा मंगाना या भेजना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। कैश फ्लो बेहतर होगा। तो ये फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय रिफाइनरियां रूस से शायद और तेल खरीदें। हाँ, क्योंकि डिस्काउंट बढ़ रहा है, करीब $2 से $2.50 प्रति बैरल तक। और एक और दिलचस्प बात यह है कि व्यापारी भारतीय खरीदारों से युआन में पेमेंट करने को कह रहे हैं। ये भी एक बदलाव है। साथ ही बिजली की मांग बढ़ने से सितंबर में गैस ट्रेडिंग वॉल्यूम IGX पर 88% बढ़ गया। हाँ, गैस की मांग भी बढ़ रही है। और आखिर में AI, इस पर फोकस बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। AI तो हर तरफ चर्चा में है।
पेटीएम के विजय शेखर शर्मा एआई पर बड़ा दाव लगा रहे हैं, रीब्रांडिंग की भी सोच रहे हैं। और एंथ्रोपिक एआई, जो एक बड़ी एआई कंपनी है, वो 2026 की शुरुआत में भारत में ऑफिस खोलने की योजना बना रही है। शायद रिलायंस के साथ भी बातचीत चल रही है। अच्छा। वहीं एक खबर ये भी आई कि परप्लेक्सिटी एआई के ब्राउजर ने कथित तौर पर ज़रोधा पर अपने आप ट्रेडिंग कर दी। अरे, तो ये एआई की क्षमताओं के साथ साथ उससे जुड़े रिस्कों को भी सामने लाता है। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय बाजार काफी डायनामिक है, उतार चढ़ाव हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। आईटी सेक्टर नतीजों के इंतजार में है, कंज्यूमर सेक्टर में त्योहारों की उम्मीदें तो हैं, पर कुछ चिंताएं भी हैं। हाँ। ऑटो सेक्टर ईवी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पुरानी कंपनियों के सामने अपनी चुनौतियां भी हैं। हाँ। और फाइनेंस और एआई जैसे क्षेत्रों में बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव हो रहे हैं। सच में ये देखना काफी दिलचस्प है कि कंपनियां कैसे संतुलन बना रही हैं। एक तरफ सप्लाई चेन, बढ़ती लागत, साइबर सुरक्षा जैसे तात्कालिक दबाव हैं। हाँ। और दूसरी तरफ एआई इंटीग्रेशन, ईवी ट्रांसफॉर्मेशन, नए फाइनेंशियल सिस्टम जैसे लंबे समय के रणनीतिक बदलावों को अपनाना है। सही। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि भविष्य में जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता हो और देश में भी नीतियां बदल रही हों, तो भारतीय कंपनियां इन छोटी अवधि की बाधाओं को पार करके लंबे समय के विकास के अवसरों का फायदा उठाने के लिए अपनी रणनीतियों को कैसे ढालेंगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है।